नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु जी के टेक के ऊपर। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, आज हम साइंस के पार्ट के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज हमारी साइंस की क्लास शुरू हुई है। ये जो साइंस की क्लास है दोस्तों, वह सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वह राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, हमारे पास में जहाँ भी साइंस या जनरल साइंस का सब्जेक्ट है और वहाँ हम बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप लेवल की बात करेंगे। शायद पिछला टॉपिक हमारा हार्ड चल रहा था, उस टॉपिक को हम वहीं विराम देते हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। इसके अंदर आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है हमारे पास में ग्रंथियाँ या अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, या इसको हम कह देते हैं ग्रंथियाँ। टॉपिक का नाम कुछ बार हमें ग्रंथियाँ भी लिखा मिल जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये बात करते हैं कि ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड होती क्या है ग्रंथि। आपसे ये पूछ ले कि ग्रंथि क्या होती है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि एक ग्रुप ऑफ सेल। ग्रंथि क्या होती है? आपकी जो ग्लैंड्स या ग्रंथि होती है एक ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक समूह होती है। ग्रंथि क्या होती है? कोशिकाओं का एक समूह होती है। कोशिकाओं का एक समूह है जो क्या काम करेगा दोस्तों? जो कि तरल पदार्थ को क्या करता है? स्रावित करता है। जो क्या करता है? तरल पदार्थ क्या करता है? स्रावित करता है। वो क्या होती है? हमारे पास में ग्रंथि होती है। ग्रंथि क्या? कोशिकाओं का एक समूह है जो तरल पदार्थों को क्या करती है? स्रावित करती है। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन अब हम बात करते हैं ये वाली कि ये ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे शरीर में जो है 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए दोस्तों, एक पाई जाती है हमारे पास में एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। एक तो मिलती है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी मिलती है एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि। और जो तीसरी होती है वो होती है मिश्रित ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। कौन कौन सी होती है? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, कि दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हमने बोला कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो अंतःस्रावी, एक बहिस्रावी, एक मिश्रित। पहले हम अंतःस्रावी और बहिस्रावी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। देखिए कि जो एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी हमारी एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि दोस्तों। देखिए दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, बहिस्रावी कौन सी होती है? अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती है जिनके अंदर हम क्या करते हैं कि मान लो कि यह हमारे शरीर का कोई टारगेट पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है? ग्रंथि है। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस ग्रंथि ने क्या करना है कि अपने टारगेट तक क्या करना है कि अपने रसायन को पहुँचाना है। हमें मालूम बात की थी, ग्रंथि तरल पदार्थों को निकालती है, रसायनों को निकालती है। तो इसने यहाँ तक अपने रसायन को पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास इसे रक्त वाहिनियाँ जो होती है, मान लो कि ये इसके पास से एक रक्त वाहिनी जा रही है, तो ये जो ग्रंथि है, ये जी फॉर ग्रंथि, टी फॉर टारगेट, लक्ष्य तक। तो ये ग्रंथि क्या करेगी? अपना जो रसायन है वो क्या करेगी? इस रक्त में डाल देगी और रक्त के माध्यम से रसायन को क्या करेगी? लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जबकि अगर मैं बात करूं हमारे पास में बहिस्रावी की, तो बहिस्रावी मान लो कि ये हमारे पास में तो क्या है? ग्रंथि है और ये शरीर का कोई टारगेट पॉइंट है, कि ये शरीर का टारगेट पॉइंट है जहाँ तक रसायन को पहुँचाना है। तो क्या करेगी कि यहाँ ग्रंथि से यहाँ तक टारगेट तक अपनी खुद की एक नलिका होगी, ध्यान रखना, और इस नलिका के द्वारा क्या करेगी? ये अपने रसायन को पहुँचा देगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जो नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका
विहीन होती है, ध्यान रखना। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि वो होती है जिसके पास स्वयं की नलिका होती है, तो ये क्या होती है, नलिका युक्त होती है, ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिस रसायन को निकालती है उस रसायन को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। उस रसायन को क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि जिस रसायन को निकालती है उस रसायन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे, एंजाइम कहते हैं। इसका मतलब बहिस्रावी तो एंजाइम निकालती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है। देखिए हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि हार्मोन क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, और एंजाइम क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, आगे डिटेल में बात करेंगे हम। अब इसका मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि अंतःस्रावी ग्रंथि है वो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रक्त की सहायता लेती है। किसकी सहायता लेगी, रक्त की सहायता लेगी, ध्यान रखना। क्योंकि रक्त वाहिनियों के द्वारा जा रही है, ध्यान रखना। तभी तो हम जब रक्त को पढ़ते हैं तो रक्त के हम जब प्लाज्मा पार्ट देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, हार्मोन मिलते हैं। रक्त में कभी भी एंजाइम नहीं मिलते, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि एंजाइम तो खुद की नलिकाओं के होते हैं, तो इसके अंदर जो है वो रक्त की सहायता नहीं ली जाती, ध्यान रखना। इनकी सहायता रक्त में नहीं जाती। जैसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर बात करें तो जैसे है पीयूष ग्रंथि है, या आपकी जो हाइपोथैलेमस है, या हमारे पास में कह दें हम पीनियल ग्रंथि है, वो ग्रंथि होगी पीयूष, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होगी, ठीक है। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें तो जैसे स्वेद ग्रंथि है, पसीना ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, या जो लार ग्रंथि है, या जो अश्रु ग्रंथि है, लैक्राइन सेल, ये कैसी है हमारे पास में, बहिस्रावी। तो सिंपल सा देखिए अंतर समझिए हमारे पास में कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, वे ग्रंथियां होती है जो अपने रसायन को क्या करती है, रक्त वाहिनियों के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचाती है। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां वे होती है जो अपने स्वयं की नलिकाओं के द्वारा लक्ष्य तक अपने रसायन को पहुँचाती है। दूसरा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिस रसायन को निकालती है उसे एंजाइम कहते हैं, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियाँ जिस रसायन को निकालती है उसे एंजाइम कहते हैं, ध्यान रखना है। बहिस्रावी होती है नलिका युक्त होती है, जबकि अंतःस्रावी नलिका विहीन होती है, ध्यान रखना। फिर हम बात करें हमारे पास में तो जो आपकी एग्जाम्पल्स की बात करें, अब देखना यहाँ हम सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों को हम अलग से नहीं पढ़ते, क्योंकि जितने हम शरीर के तंत्र पढ़ेंगे, कुछ जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, तो वहाँ इन बहिस्रावी ग्रंथियों का क्या आ जाएगा, जिक्र आ जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ हमें केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ना है। अब कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जिनके पास स्वयं की नलिका भी होती है और वो रक्त के अंदर भी अपना रसायन डालती है, ध्यान रखना कि क्या एक ग्रंथि ऐसी भी है हमारे पास में जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है, अर्थात वो हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, ध्यान रखना। उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं, हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और हमारे शरीर में एकमात्र मिश्रित जो ग्रंथि है वो ग्रंथि कौन सी है, तीसरी टाइप की जो ग्रंथि है वो कौन सी, हमारी मिश्रित ग्रंथि। और एकमात्र ग्रंथि है हमारे पास में अग्नाशय पैनक्रियाज जो है, अग्नाशय ग्रंथि, वो मिश्रित ग्रंथि है, ध्यान रखना, ठीक है। जो कि क्या करती है, रसायन आपके अंदर हार्मोन भी निकालती है और आपका एंजाइम भी निकालती है। चलो ये तो सामान्य सी बात होगी ग्रंथियों के प्रकारों की और ग्रंथि क्या है। लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की अंतःस्रावी तंत्र की, कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। देखिए हमसे पूछे कि अंतःस्रावी तंत्र का काम क्या है, तो हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, समन्वय और नियंत्रण का काम करने के लिए शरीर में दो तंत्र पाए जाते हैं, ध्यान रखना। एक तो मिलता है हमें तंत्रिका तंत्र और एक मिलता है अंतःस्रावी तंत्र, ध्यान रखना।
क्या कि दो तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, नर्वस सिस्टम और हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए किसी गर्म वस्तु पे हाथ लगा और हाथ को हम तुरंत हटा लेते हैं, यह जो काम करता है वो कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है, नर्वस सिस्टम करता है। किसी नकुली वस्तु के ऊपर हाथ लगा, हमने तुरंत हाथ को हटा लिया, यह हमारे पास में कौन सा है? आपका तंत्रिका तंत्र है, ध्यान रखना। जबकि हमने क्या किया कि जैसे ही आप किसी घटना को अंजाम देते हैं और आपकी जो घटना, आपने जो कर्म किया वो आपका कर्म कांड के अंदर तब्दील हो गया, आपके द्वारा किए हुए कर्म किस में बदल गए हैं? कांड के अंदर बदल गए, तो अचानक से शरीर के अंदर इम्बैलेंस की स्थिति आती है और एक हार्मोन निकलता है, संकटकालीन हार्मोन, जिसे आप एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एड्रीनल ग्रंथि क्या करती है? तुरंत अपने पास में हार्मोन रिलीज करेगी और क्या करेगी? बॉडी को बैलेंस करेगी, ध्यान रखना, संकटकालीन हार्मोन, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, एक बात और कि हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या करती है? हमारे पास में 10-12 साल तक हमारे शरीर की जो लैंगिक परिपक्वता है उसको रोक करके रखती है, ध्यान रखना। जैसे ही हम 10-12 साल के होते हैं, पुरुषों में थोड़ा सा लेट होते हैं, महिलाओं में थोड़ा सा जल्दी, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट 12 साल तो वेट करना ही पड़ता है। 12 साल तक हमारे शरीर की लैंगिक परिपक्वता को रोक करके रखती है कौन? पीनियल ग्रंथि, ध्यान रखना। देखिए कितना लंबा सिस्टम, उसका कितना लंबा कार्यकाल चला है, ध्यान रखना। तो अंतःस्रावी तंत्र तो क्या करता है? धीमी प्रतिक्रिया देता है, जबकि तंत्रिका तंत्र क्या देता है? तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तो हमसे पूछे कि अंतःस्रावी तंत्र का काम क्या है, तो हम कहते हैं कि यह शरीर पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, समन्वय और नियंत्रण का काम करता है, ध्यान रखना। और अब से पूछा कि कौन कौन से तंत्र काम करते हैं समन्वय और नियंत्रण के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों जो हैं समन्वय और संतुलन का काम करते हैं। और इन दोनों तंत्रों का जो संयुक्त अध्ययन होता है हम क्या कहते हैं? देखिए कि तंत्रिका तंत्र और जो अंतःस्रावी तंत्र है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? शरीर पर समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना, वो कौन सी हमारे पास में साइंस की शाखा होगी, ब्रांच होगी, जिसके अंदर हम तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों का संयुक्त अध्ययन करते हैं। तो दोनों का संयुक्त अध्ययन करने वाली जो ब्रांच होती है वो होती है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या होती है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी होती है, ध्यान रखना। कौन सी? कि वो शाखा जिसके अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन हमें तो क्या पढ़ना है? अभी एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना है, न्यूरो आपका जो अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र के बाद हम क्या पढ़ेंगे? आपका जो है टॉपिक तंत्रिका तंत्र, इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र की, ध्यान रखना दोस्तों। तो कार्य तो पता चल गया कि शरीर पे समन्वय नियंत्रण करना। अंतःस्रावी तंत्र है वो धीमी प्रतिक्रिया देते हुए क्या करता है? शरीर पे नियंत्रण करता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? एंडोक्राइनोलॉजी, या हिंदी में बोल देंगे अंतःस्राविकी। क्या बोल देंगे? अंतःस्राविकी कह देंगे, ध्यान रखना इसको दोस्तों। फिर हमसे पूछे कि एंडोक्राइनोलॉजी जो है अंतःस्राविकी है, इसके जनक कौन हैं? तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, इसके जनक कौन हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए, आपके पास 4 सेकंड है कि कौन है इसके जनक, ध्यान रखना। तो जो थॉमस एडिसन है हमारे पास में, थॉमस एडिसन
क्या हैं, अंतःस्राविकी के जनक हैं। हमसे पूछ ले कि अंतःस्राविकी के जनक कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो कौन है, थॉमस एडिसन है। लेकिन सबसे पहले अगर अंतःस्राविकी शब्द का प्रयोग किसने किया, हमसे पूछ ले एंडोक्राइनोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, फटाफट कमेंट करिए। तो ध्यान रखना वो था क्लॉड बर्नार्ड। क्लॉड बर्नार्ड वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अंतःस्राविकी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ध्यान रखना दोस्तों। फिर हमने बोला कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो जिस रसायन को निकालती है उस रसायन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हार्मोन बोलते हैं। तो हार्मोन का हिंदी अर्थ क्या है, हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन होते हैं, हार्मोन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, उत्तेजक पदार्थ। क्या बोलते हैं, हार्मोन को बोलते हैं हम उत्तेजक पदार्थ, क्योंकि ये शरीर के अंदर क्या करते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। ध्यान रखना। उधर आपको मालूम हो तो तंत्रिका तंत्र के अंदर न्यूरॉन का जो अंतिम सिरा होता है वहाँ सिनेप्स नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, कोशिकाओं को उत्तेजित करने का काम करता है। क्योंकि देखो दोनों, आपका नर्वस सिस्टम है और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इन दोनों का सेम कार्य है कि ये बॉडी में हमारे पास में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। तो इन दोनों को एक तरह से काम करना ही पड़ता है। ध्यान रखना। जो तंत्रिका तंत्र है वो तुरंत प्रतिक्रिया दे देगा, जबकि अंतःस्रावी तंत्र क्या करेगा, धीमी प्रतिक्रिया देगा। ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो हार्मोन का अर्थ क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ होता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है दोस्तों कि हार्मोन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए कि हार्मोन किसके बने होते हैं ना। तो हार्मोन जो होते हैं मोस्टली दोस्तों, हार्मोन में कुछ चीज़ों का संगठन होता है। हार्मोन में प्रोटीन भी होते हैं, एमिनो एसिड भी होते हैं। हार्मोनों के अंदर एमिनो एसिड भी होते हैं, इसके अंदर वसा भी होती है। ध्यान रखना। प्रोटीन के बने होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं, वसा के बने होते हैं, और जो आपको फैटिक एसिड है, वसीय अम्ल है, वो भी होते हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर वो भी होते हैं वसीय अम्ल। फिर ध्यान रखना दोस्तों, हार्मोन का उत्तेजक पदार्थ तो है ही, इसी हार्मोन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हार्मोन को ही हम बोलते हैं मैसेंजर, संदेशवाहक। हार्मोन को ही क्या कहते हैं दोस्तों हम, संदेशवाहक। पूछे हमारे शरीर में संदेशवाहक का काम कौन करता है, तो हार्मोन हमारे पास में आपका संदेशवाहक का काम करता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे दोस्तों ये है कि हार्मोन शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, हार्मोन शब्द है वो किसने दिया था। ध्यान रखना, फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, हार्मोन शब्द किसने दिया था। हाँ जी, हाँ, ओके। तो देखिए दोस्तों, एक हमारे पास में वैज्ञानिक है, कौन, रेड पेन दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, इसको रफ करता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया था। हार्मोन शब्द देने वाला व्यक्ति था हमारे पास में स्टर्लिंग। देखिए हम बात कर रहे हैं हार्मोन की, तो पूछे कि सर्वप्रथम हार्मोन जो शब्द है वो किसने दिया था। देखना, तो सर्वप्रथम हार्मोन जो शब्द दिया था वो दिया था स्टर्लिंग ने। किसने दिया था, स्टर्लिंग ने दिया था। ध्यान रखना दोस्तों। तो मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, किस हार्मोन को सबसे पहले खोजा था, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन। तो सर्वप्रथम सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था दोस्तों, तो सेक्रेटिन हार्मोन जो था वो सबसे पहले खोजा गया था। ध्यान रखना, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था, सेक्रेटिन था। लेकिन मेरा सवाल ये है दोस्तों कि सेक्रेटिन हार्मोन सबसे पहले खोजा गया हार्मोन था, तो सेक्रेटिन को कहाँ से खोजा गया था, शरीर के किस पार्ट में से इसे खोजा गया था। ध्यान रखना, फटाफट कमेंट करिए, साथ साथ आप उत्तरों को बताते चलिए। कोई भी सेक्रेटिन हार्मोन खोजा गया था, ध्यान रखना, हमारे पास में जो गृहिणी है, गृहिणी मतलब वो नहीं जो घर पे काम करती है, गृहिणी की कौन सी झिल्ली से, म्यूकस झिल्ली से, गृहिणी की म्यूकस झिल्ली से खोजा गया था।
देखिए हमारे जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो पाचन तंत्र में देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं कि पहला होता है डुडोनियम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ध्यान रखना, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के अंदर ही हमारा सबसे ज़्यादा पाचन होता है और छोटी आंत के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? अवशोषण होता है। तो सर्वाधिक पाचन और अवशोषण का जो कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। तो छोटी आंत का जो भाग हमारे पास में कौन सा है? पहला भाग 3 पार्ट होते हैं, डुडोनियम या डेडुनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा हमारे पास में इलियम। तो जो डुडोनियम है, डुडोनियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। तो ग्रहणी की जो म्यूकस झिल्ली है वहाँ से सबसे पहले ये सेक्रेटिन हार्मोन खोजा गया था। ध्यान रखना। तो हमारा सवाल आगे दोस्तों ये बनता है कि सेक्रेटिन हार्मोन के खोजकर्ता कौन है? इसको खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ध्यान रखना। देखो हार्मोन शब्द देने वाला व्यक्ति तो कौन था? स्टर्लिंग था। लेकिन हमसे पूछ ले कि सेक्रेटिन को खोजकर्ता कौन था, तो ध्यान रखना 2 व्यक्तियों को याद रखना हमारे पास में। एक तो है वेलिस, कौन? वेलिस, और दूसरा जिसने नाम दिया था स्टर्लिंग। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है कि जो हमारा सबसे पहले हार्मोन मिला था सेक्रेटिन, उसके खोज करता है। ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। इसको लिख लिया हो तो बंद करना, अब कर दो उसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब हमने देखो ग्रंथियों के अंदर बात कर ली कि ग्रंथियाँ अंतःस्रावी थी, बहिस्रावी भी थी। ध्यान रखना। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे क्या कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो कौन सी होगी? ध्यान रखना, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है हमारे पास में कौन सी? लीवर। ध्यान रखना, लीवर। इसी लीवर को हम कह देते हैं यकृत। लीवर कह दो या इसे क्या कह दो? यकृत कह दो, या इसे क्या कह देते हैं हम? कलेजा कह देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। ध्यान रखना। और पूछे शरीर का भोला कौन है, तो शरीर का भोला भी कौन होता है? हमारा लीवर होता है। अरे लेकिन गौर से देखो, लीवर तो कैसी है हमारे पास में? अंतःस्रावी ग्रंथि है ही नहीं। ये तो कैसी ग्रंथि है? ध्यान रखना, एक्सोक्राइन है, बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये? बहिस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लेकिन लीवर तो कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि है। लेकिन हमसे पूछ ले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? हमारे पास में थायराइड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि। लेकिन हमसे पूछे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? वो ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि है, जिसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अरे लेकिन ध्यान से देखिए, ये पीयूष ग्रंथि तो कैसी है? अंतःस्रावी है, एंडोक्राइन की है। ध्यान रखना। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो कौन सी बताओगे? अधिकांश तो देखो किताबों में दिया है हमारे पास में स्वेद ग्रंथि, पसीना ग्रंथि। लेकिन एक को बात कहता हूँ कि पसीना ग्रंथि से भी छोटी ग्रंथि है हमारे पास में गोबलेट। कौन सी ग्रंथि है? गोबलेट। गोबलेट GOBLET, गोबलेट ग्रंथि है, वो सबसे छोटी है। ये आपकी किसके? बहिस्रावी की। तो आपसे पूछे कि गोबलेट ग्लैंड होती कहाँ पर है? आपकी जो गोबलेट ग्रंथि है वो कहाँ मिलती है? तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर बात की थी कि हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र की हम बात करते हैं अमाशय की, आंत की। तो छोटी आंत के 3 पार्ट थे। पहला था डुडोनियम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। जो इलियम पार्ट होता है, उस इलियम पार्ट के अंदर सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण होता है। तो उस इलियम के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ध्यान रखना। और वहाँ पर हमारे पास में कौन सी ग्रंथि मिलती है? आपकी गोबलेट ग्रंथि मिलती है। ध्यान रखना। तो गोबलेट ग्रंथि भी छोटी आंत में है, और जो सबसे पहले हार्मोन खोजा सेक्रेटिन, वो भी छोटी आंत में है। वो छोटी आंत के
गृहिणी के अंदर है, जबकि हमारे पास में जो गोबलेट ग्रंथि है वो छोटी आंत के इलियम के अंदर है। ध्यान रखना दोस्तों। तो बोलो यहाँ तक कोई दुख वाली बात, कोई तकलीफ, कोई? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम भी। अच्छा, एक बात आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्या कि हार्मोन जो होते हैं वो जब हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता होती है उसी समय हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये शरीर में संग्रहित इकट्ठे नहीं रहते। जैसे तुमने कर्म किया तो कर्म करते ही तुम्हारा कर्म कांड में बदला, और कांड में बदलते ही तुम्हारे अंदर एड्रेनल हार्मोन स्रावित हो गया। क्या वो हार्मोन यूं ही स्रावित हो गया? क्या नहीं, जब हमें आवश्यकता हुई तो उसी समय स्रावित हुआ। ध्यान रखना, वो ऐसे स्रावित नहीं होता। तो हार्मोन कभी भी शरीर में क्या नहीं होते, संग्रहित नहीं होते हैं। जब इनकी आवश्यकता होती है तो उस समय ये क्या होते हैं, निकलते हैं। ध्यान रखना। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना कि शरीर में एक ऐसा भी हार्मोन है जो संग्रहित रहता है। तो हमसे पूछ ले कि शरीर में संग्रहित होने वाला एकमात्र हार्मोन कि शरीर में संग्रहित होने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है हमारे पास में? T3 एंड T4 हार्मोन। कौन सा? T3 और T4 हार्मोन, जिसे हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, क्या बोलेंगे? थायरोक्सिन हार्मोन। अब हम फटाफट ये देख लेते हैं कि हमारे शरीर में ये जो ग्रंथियां मिलती है वो ग्रंथियां हैं कहाँ पर, और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हमने कौन कौन सी ग्रंथियों को पढ़ना है। ध्यान रखना। तो फटाफट जल्दी से आलती पालथी मार करके बैठ जाइए, और आपकी निगाहों के सामने आने वाली है वो ग्रंथियाँ जिन ग्रंथियों का हमने क्या करना है, अध्ययन करना है। देखिए फटाफट जल्दी से। ये देखिए, इधर रामलाल को देखिए भाई, ठीक है। आइए देखिए फटाफट हमारे पास में, ठीक। अब देखिए हमारे पास में यहाँ एक ग्रंथि होती है ऊपर ही ऊपर हमारे पास में, ठीक है। फिर एक ग्रंथि इसके पास यहाँ पर हमारे पास में पीयूष ग्रंथि, फिर ये इधर एक ग्रंथि हमारे पास में ये पीनियल ग्रंथि। फिर देखिए हमारे पास में एक ग्रंथि ये मिलेगी हमारे यहाँ पर, एक ग्रंथि इसी के ऊपर और मिलेगी भाई, ये दानों के रूप में इसके ऊपर रहती है। ध्यान रखना, ठीक है। एक ग्रंथि हमारे पास में यहाँ पर है, ये वाले देखिए, ठीक। एक जो मिश्रित ग्रंथि है, देखिए हमको इसको पढ़ना ही पड़ेगा साथ साथ में, ये ग्रंथि यहाँ पर है, ठीक है। दूसरी ग्रंथि देखिए, एक ग्रंथि हमारे होती है यहाँ पर, डिफाइन कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा नीचे लेके सही। पहले ऊपर किडनी के ऊपर जो ग्रंथि मिलती है उसकी बात कर लेते हैं हम। ये किडनी है और इसके ऊपर हमारे पास में एक ग्रंथि मिलेगी यूं टोपीनुमा हमारे पास, ठीक। उसके बाद
एक ग्रंथि मिलती है यहाँ पर हमें, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखें तो सबसे ऊपर एक ग्रंथि ये हाइपोथैलेमस, उसके बाद में ये पीयूष, फिर हमारे पास में पेनियल, फिर यहाँ पर कौन से हमारे पास में थायराइड ग्रंथि अचाकृति की, फिर इसके ऊपर जो है पैराथायराइड ग्रंथि है, फिर यहाँ पर कौन सी आपकी पेनियल ग्रंथि, पेनियल के नीचे कौन सी है ये अग्नाशय ग्रंथि है। उसके बाद यहाँ जो किडनी है हमारी, उस किडनी के ऊपर ग्रंथि मिल जाएगी एक अधिवक्र ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, ये मिल गई। उसके बाद एक ग्रंथि जो है हमारे पास में ये मिल जाएगी। अब देखिए फटाफट जल्दी से इनके नाम देख लीजिए। ये ग्रंथि है ऊपर हाइपोथैलेमस, कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये रही ऊपर ग्रंथि जिसे हम कहते हैं हेडमास्टर ग्रंथि। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि, ये देखिए इधर ये रही पीयूष ग्रंथि, इधर ये रही पीयूष ग्रंथि। उसके बाद नीचे है पेनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम। उसके बाद पीयूष ग्रंथि जो हमारी नींद का और मूड का निर्धारण करती है वो ग्रंथि कौन सी, पेनियल ग्रंथि। फिर हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कौन सी रही, ये रही गले के अंदर सबसे बड़ी हमारे पास में अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। उसके बाद थायराइड के ऊपर दानों के रूप में जैसे है वो कौन सी है, पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये ग्रंथि कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। फिर हमारे पास में ये जो ग्रंथि है वो कौन सी है, थाइमस ग्रंथि, ये रही, ठीक। फिर उसके बाद में मिश्रित ग्रंथि कौन सी रही, ये अग्नाशय जो है वो कौन सी रही, मिश्रित ग्रंथि है ये अग्नाशय। फिर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि, ये रही एड्रिनल ग्रंथि, ध्यान रखना ऊपर की ओर। फिर ध्यान रखना मादा के अंदर ये क्या है, अंडाशय है, जो केवल और केवल किस में मिलेगी, मादा के अंदर मिलेगी। और पुरुषों में ये कौन से वर्षण हैं जो केवल और केवल किस में मिलेंगे, नर के अंदर मिलेंगे। ध्यान रखना दोस्तों। तो इन 10 ग्रंथियों को अगले एपिसोड में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रंथि का कौन सा काम है। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।